नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रिटायर होने के बाद 10 गुना किराए के अलावा 30% तक पेनाल्टी की वसूली की जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में एक ऑटो चालक के निधन पर अंगदान के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने बताया कि गणेश के परिवार ने समाज के लिए प्रेरणादायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि गणेश के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कैबिनेट में और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में पास हुए अहम प्रस्ताव। 85 की जगह 200% मिलेगी मुआवजा राशि। सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर 30 गुना पेनाल्टी। जनजातीय क्षेत्रों में खुलेंगे 28 आंगनबाड़ी केंद्र। मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसकी जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में हाई टेंशन वितरण लाइन बिछाने के कारण निजी भूमि स्वामियों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि निर्धारण के संबंध में कैबिनेट में चर्चा की गई है। किसानों के खेतों से बिजली लाइन जाने पर उनका नुकसान होता है। इस पर सरकार ने तय किया है कि 132 kV के टावर पर, जिसमें पहले कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 85% राशि मुआवजे के रूप में देते थे, उसे अब 200% कर इसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि टावर के आसपास की भी 1-1 मीटर की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। यह जमीन किसान के ही कब्जे में रहेगी, लेकिन उसका मुआवजा किसान को मिलेगा। जब बिजली लाइन डाली जाती है तो उस पर कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 15% मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान लागू है, जिसे अब बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपने देखा होगा कि 132 kV की जो लाइन जाती है वो खेतों के ऊपर से जाती है, और खेतों में आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा किसान का उसमें बहुत नुकसान होता था। उसके खेत पर टावर लग जाता था। टावर लगने के बाद उसको बहुत राशि भी बहुत कम मिलती थी, फिर लाइन की राशि भी बहुत कम मिलती थी जो उसके खेत में से जा रही थी। वो सब हमने बढ़ाई है। लगभग 132 kV की जो टावर लगेगा, पहले हम लोग कोई उसको कागज कहाँ है, पहले हम देते थे शायद 30%। अपन देते थे 85%। 85%। पहले हम 85% देते थे कलेक्टर गाइडलाइन, अब हम उसको बढ़ाकर 200% दे रहे हैं। और उसके अलावा भी जैसे टावर, ये समझ लीजिए टावर लग रहा है, टावर के आसपास भी हम 1-1 मीटर की जमीन का मुआवजा उसको देंगे। ये जमीन किसान के नाम पे ही रहेगी, वो वहाँ पर उसका अधिकार उस जमीन पर रहेगा। ऐसे ही जब लाइन जाएगी, लाइन का भी हम क्षतिपूर्ति उस वक्त हम देते थे 15%, अब हमने उसको लगभग 30% कर दी है। और उसमें भी हमने लाइन जैसे यहाँ से जा रही है तो इसके दोनों साइड उसका एरिया और बढ़ाएंगे, जिससे किसान को लाभ मिले। और ये लगभग 30% देंगे हम उसको कलेक्टर गाइडलाइन का। तो इस प्रकार ही किसानों को काफ़ी बड़ी राहत देने का हमने काम किया है। इसमें कॉरिडोर में 132 kV, 220 kV और 400 kV की लाइन जो होती है, उसमें हमने तय किया कि जो 132 में 28 मीटर देंगे उसको लाइन का, 220 में 35 मीटर देंगे और 400 kV में 52 मीटर का उसको मुआवजा मिलेगा। फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि वो किसान के नाम ही रहेगी और किसान उस पर खेती कर सकेगा, पर मुआवजा उसको मिल जाएगा। 1 टाइम मुआवजा है। कैबिनेट में यह भी तय हुआ है कि 132 kV लाइन डालने में 28 मीटर, 220 kV में 35 मीटर और 400 kV की लाइन में 52 मीटर जमीन किसान से ली जाएगी। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में राजधानी में सरकारी आवास आवंटित होने और तबादले के बाद भी
आवास रिक्त न करने के मामले में फैसला लिया गया है। अब तय किया गया है कि आवास न छोड़ने वालों से 10 गुना किराए के अलावा 30% तक पेनल्टी की वसूल की जाएगी। ये भी एक अच्छा निर्णय हुआ है। जो सेवानिवृत्त होने के बाद कई बार कर्मचारी अधिकारी मकान नहीं छोड़ते हैं, तो वैसे नियम के अनुसार 6 महीने तक तो रह सकते हैं, पर 6 महीने बाद यदि वो फिर 3 माह का और बढ़ाना चाहे तो सामान्य किराया और दे सकेंगे, और उसके अगले 3 माह में उसका 10 गुना किराया देना पड़ेगा, और इसके बाद फिर पेनल्टी देना पड़ेगी। वो पेनल्टी 10 टाइम्स होगी, 30 टाइम्स होगी जो किराया है उसका। जैसे 3,000 किराया है तो फिर वो 90,000 पहुँच जाएगा, 30 टाइम्स उसको पेनल्टी देना पड़ेगी। क्या होता है कि लोग मकान छोड़ते नहीं, इसके कारण कर्मचारी यहाँ आ जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं या कि धर्मशाला इसमें रहते हैं, गेस्ट हाउस में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। संख्या इसकी क्या है? जो भी होगा संख्या तो निर्धारित है नहीं, ये तो चलने वाली प्रक्रिया है। राजधानी में अलग अलग विभागों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा शासकीय आवास आवंटित होने के बाद दूसरे जिलों में स्थानांतरण के बाद भी आवंटित आवास रिक्त नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पदस्थ होने वाले नए अफसरों को आवास आवंटन में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए मोहन कैबिनेट ने इन आवासों की किराया राशि को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मुख्य कार्यक्रम रविंद्र भवन में होगा, जहाँ अभ्युदय मध्य प्रदेश का कार्यक्रम होगा, और इसको मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रविंद्र भवन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रविंद्र भवन में विजन डॉक्यूमेंट्स का विमोचन होगा, और निवेश संबंधी उपलब्धियां जो 2 वर्षों में हमने प्राप्त की और उसकी जानकारी से अवगत कराएंगे। डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण, देखिए गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हमारी सरकार इसको बहुत गंभीरता से पालन कर रही है, और हम डिजिटल सेवाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाते भी जा रहे हैं। रोजगार और कौशल विकास, किसी भी सरकार के लिए अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देना एक चुनौती है अभी, और हमने इसको बहुत फोकस किया है, इन्वेस्टमेंट लाकर, उद्योग लगाकर, और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, और अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागे। जैसे विश्वकर्मा जयंती पे हमने विश्वकर्मा योजना लाकर सब छोटे छोटे जो सुतार है, बढ़ई है, इनको छोटा सॉफ्ट लोन देकर उनके काम में बढ़ावा देना। वो रोजगार उनको तो मिले ही, पर वो रोजगार देने वाले भी बने। ये हमारी सरकार की हमेशा नीयत रही है, और इसी दिशा में हम लोगों ने जो काम किया उसका भी हम यहाँ पर बताएंगे। प्रदर्शनी पिछले 2 वर्ष की प्रगति में जो भी हुआ है, और सायंकाल को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत ही अच्छे पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल, आप सबने नाम सुना ही होगा, बहुत ही अच्छे गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं, और उनका गायन भी होगा, और श्री कृष्ण भक्ति के पदों का प्रस्तुति होगी। और 2 और 3 नवंबर को महानाट्य विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी, और सभी राज्य के सभी जिलों में स्थापना दिवस अलग अलग तरीके से मनाया जाएगा, ऐसे राज्य शासन के निर्देश। इसके साथ ही महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 28 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, संचालन और पदों के सृजन तथा आंगनबाड़ी भवनों को मंजूरी दी गई है। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चिन्हित पीवीटीजी समूह के विद्युतीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों की दूसरे चरण की अतिरिक्त कार्य योजना पर चर्चा की गई है, जिसके जरिए बिजली विहीन 18,833 घरों तक बिजली लाइन डालने और रोशनी देने का काम भारत सरकार की मदद से किया जाएगा। कुल 211 गांव हैं जहां ग्रिड से बिजली नहीं दे सकते, वहां सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी।
अच्छा, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पीवीटीजी जो हमारे ट्राइबल में भी अति पिछड़े ट्राइबल हैं, जो इसमें कि भारिया, बेगा, सहरिया ये लोग आते हैं, ये बहुत ही पिछड़े हैं। ये हमारे लगभग 24 जिलों के अंदर फैले हुए हैं। ये जो घर घर विद्युत देने की योजना थी हमारी, उसमें अभी भी इसके लगभग 18,833 घर छूट गए थे। हमने भारत शासन के सहयोग से इन सब घरों में भी प्रकाश ऊर्जा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसमें भारत शासन की योजना है, भारत शासन हमें 60% देगी, 40% हम राज्य सरकार से होगा। अब इसमें कई बहुत दूरस्थ हैं जहाँ पर कि सीधे लाइन जाकर ले जाना बहुत ही महंगा पड़ेगा। एवरेज इनको एक घर में बिजली देने में 2 लाख रुपए का खर्च आता है, पर कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर कि 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए एक घर को देने में आएगा। फिर उसका मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि 2 लाइन खिंच जाती है, हवा आ रही है, आंधी आ रही है, कभी कुछ तार टूटता है, कभी कुछ क्या होता है, तो मेंटेनेंस की जरूरत है। इसलिए उन घरों में हम सोलर बैटरी सिस्टम लागू करेंगे, और सोलर बैटरी सिस्टम ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कुल 211 ऐसे दूरस्थ मकान हैं जो कि जहाँ पर कि ग्रिड से हम बिजली नहीं पहुँचा सकते, वहाँ हम सोलर लाइट लगाएंगे। इस प्रकार कुल 18,338 घरों के अंदर ये लाइट लगेगी। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें 60% भारत सरकार का है और 40% राज्य सरकार का है। बक्सवा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड का एक नया पद उनके लिए अपेक्षित अमले सहित सृजन करने को मंजूरी दी गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने इसका फैसला लिया है। इसमें 52 लाख रुपए का खर्च आएगा। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने बसवाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश स्तर के न्यायालय का अमले सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके पदों की स्वीकृति देना थी, वो आज हमने नवीन पद की स्वीकृति दी है। इसके ऊपर लगभग 52 लाख रुपए आएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि छतरपुर और इस इलाके के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को न्याय में प्राप्त करने में काफ़ी देर होती थी, और इस प्रकार ये यहाँ पर न्यायालय खुलने से वहाँ के गरीब लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में समूह क और समूह ख के पदों की शैक्षिक अर्हता में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है। दरअसल जिला कार्यक्रम अधिकारी के 7 और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर सीधी भर्ती से चयन हो रहा है। इसके लिए समकक्ष शैक्षिक अर्हता स्पष्ट न होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने में बाधा आ रही थी। विभाग में संशोधन कर इसे स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। योगी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पास, 18 कानून हटाए गए। भदोही में होगी काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। उच्च न्यायालय में 274 कार्मिकों के पदों का सृजन। परिवहन अनुभाग को निःशुल्क मिलेगी जमीन। धान खरीद के लिए पॉप मशीनों की व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश को गति देने के लिए कई अहम प्रस्ताव पास हुए, जिसमें अब जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाज कार्य में किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विभाग विज्ञान में स्नातक की अर्हता तय की गई है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों और व्यापार जगत के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलवार को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए पारित इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त किए गए हैं। अब अधिकांश मामलों में उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और प्रदेश में निवेश का माहौल और अनुकूल बनेगा।
इस अध्यादेश के तहत कई पुराने प्रावधान जिनमें मामूली उल्लंघन पर भी कारावास का प्रावधान था, अब हटाए जा रहे हैं। छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों पर अब जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी। अध्यादेश के दायरे में आने वाले प्रमुख अधिनियमों में फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बॉयलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं। इन सभी में ऐसे प्रावधानों को संशोधित किया गया है जो निवेशकों के लिए अनावश्यक बाधा पैदा करते हैं। नई व्यवस्था में लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे अनावश्यक कार्यालय चक्कर खत्म होंगे। साथ ही निरीक्षण प्रणाली पारदर्शी बनाई जाएगी ताकि भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटे। सरकार का कहना है कि इससे न केवल उद्योग जगत को राहत मिलेगी बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहेगी। सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोई को काशी नरेश महाविद्यालय भदोई के रूप में स्थापित किए जाने को मंजूरी दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणी के 274 पदों के सृजन के लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में स्वीकृति दी है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, समीक्षा अधिकारी के 149 पद, अनुभाग अधिकारी के 40 पद, सहायक निबंधक के 14 पद, उप निबंधक के 7 पद, संयुक्त निबंधक के 3 पद और निबंधक का 1 पद शामिल है। परिवहन विभाग को रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टैंड के निर्माण के लिए ग्राम पट्टी रहस्य के दल में जमीन मिल गई है। यह जमीन परिवहन विभाग को निःशुल्क दी गई है। इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट में सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों की खरीद के लिए यूपी डेस्को को नामित किया गया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किया गया है। विगत कई वर्षों से यूपी डेस्को को ही कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में हुई कैबिनेट बैठकों से दोनों प्रदेशों के विकास को गति मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर खुलेंगे। हालांकि देखना होगा कि कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों का असर धरातल पर कब से देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।